नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी आश्रम टीएसए पर। भविष्य के भावी अध्यापकों का आप सभी का अभिनंदन है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो में फर्स्ट यूनिट लगभग समाप्त कर चुके हैं। ये सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट का ये जो पहला चैप्टर है, खेल एवं कार्य, हर जगह नहीं मिलेगा आपको टॉपिक वाइज जैसे। दोस्तों, आज हम खेल एवं कार्य के बारे में देखते हैं। उसमें सबसे पहले खेल के बारे में देखेंगे कि खेल क्या है। खेल से रिलेटेड देखते हैं कि खेल का क्या अर्थ होता है। इसमें देखेंगे कि शारीरिक क्रियाकलाप और जो भी गतिविधि है उसके सभी रूप, जो शारीरिक है, फिटनेस है, मानसिक कल्याण होता है, उसमें व्यक्त करने के लिए उसमें सुधार, सभी स्तरों पर प्रतिस्पर्धा में परिणाम प्राप्त करना ही लक्ष्य होता है उसका। शारीरिक क्रियाकलाप के सभी रूप, जैसे शारीरिक क्रियाकलाप के सभी रूप है, शारीरिक फिटनेस हो गया, मानसिक कल्याण हो गया, और जो भी है उसमें शारीरिक गतिविधियों में सुधार करने की और प्रतिस्पर्धा, और हर जो है तो खेल में क्या होता है, परिणाम या लक्ष्य प्राप्त करने की स्वेच्छा चेष्टा की जाती है। तो ये मुख्य रूप से खेल का अर्थ होता है। इसमें आगे हम देखते हैं कि इसमें मुख्यतः क्या कहा जाता है। स्वप्रेरक और प्रसन्नदायक क्रियाशील क्रियाकलाप को खेल कहा जाता है। जो स्वप्रेरक हो, किसी दूसरे के प्रेरणा से, मोटिवेशन से उसको प्रेरणा ना मिली हो, खुद स्वतः जो प्रेरणा मिलती है उसे अंतर्मुखी प्रेरणा जिसे हम कह सकते हैं, प्रसन्नता रूपी प्रसन्नचित होकर के वो खेलना पसंद करता है, वो गतिविधि क्या होती है, खेल कही जाती है। खेल बिना किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य के की जाने वाली क्रिया है। देखिए, खेल इस तरह से नहीं आएगा। एमपी वर्ग 3 का सिलेबस है ये कि पूरा बृहद जो है तो ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल वगैरह हो गया, कहाँ कौन से खेल हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं पूछने वाला। हमारी गतिविधियों से खेल से मतलब है उसका कि बच्चा किस तरह से खेलता है, किस तरह से एक पर्यावरण वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है, तो हमको उससे कोरिलेट करके चलना है। तो खेल बिना किसी उद्देश्य और लक्ष्य के की जाने वाली क्रिया है। बालक खेलता है तो किसी बिना लक्ष्य के उससे जो है तो उसमें उसे आनंद प्राप्त होता है, वो खेलता है। खेल की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। खेल बच्चों की एक स्वाभाविक क्रिया है। जाहिर सी बात है कि ये स्वाभाविक क्रिया है, जन्मजात है, जन्म लेता है बालक और स्वतः जो है तो खेलना प्रारंभ करता है। एक संगठित और प्रतिस्पर्धात्मक और प्रशिक्षित गतिविधि खेल है जिससे प्रतिबद्धता, निष्पक्षता होती है। इसमें क्या तो स्वाभाविक क्रिया है, इसमें प्रतिस्पर्धा तो होती है, प्रतियोगिता तो होती है एक दूसरे में, और ये प्रशिक्षित गतिविधि है, प्रशिक्षित खेल है, क्रियाकलाप है इसमें। क्योंकि आप देखते हैं कोई भी खेल होते हैं बिना कोच या कोचिंग के उसको नहीं खेला जा सकता। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर खेल खेला जाता है तो उसके पहले जो है तो ये प्रशिक्षण उसको देना ही होता है, जिस जो है तो निष्पक्षता और बड़े लगन के साथ वो खेलता है। भाटिया जी कहते हैं, ये वही भाटिया हैं, CM भाटिया, जो मनोविज्ञान में CM भाटिया जी ने क्या दिया था, भूल भुलैया का सिद्धांत दिया था। इसमें मार्के और बैचलर का सिद्धांत है, और आगे चल करके आप आर्मी अल्फा का इसमें देखेंगे उसमें। लेकिन ये भाटिया जो है तो वो भूल भुलैया का सिद्धांत देते हैं। खेल स्वयं के लिए खेला जाता है। उन्होंने बताया कि खेल की परिभाषा कि खेल स्वयं के लिए खेला जाता है। वहीं स्टान महोदय आते हैं जो बुद्धि लब्धि के बारे में सूत्र दिया था इन्होंने। बुद्धि के बारे में इन्होंने सूत्र दिया था। बुद्धि लब्धि जो IQ का, तो उन्होंने टर्मन महोदय ने दिया था। वास्तविक आय बटे मानसिक आय बटे वास्तविक आय। तो खेल स्टन क्या कहते हैं, खेल स्वयं और शैक्षिक रूप से की जाने वाली गतिविधि है। भाटिया जी कहते हैं इसमें स्वयं पकड़ लीजिए, यहाँ पे स्वयं के लिए खेला जाता है। और स्टन जो है तो कहते हैं स्वयं और शैक्षिक। तो खेल जो है तो भाटिया कहते हैं कि स्वयं के लिए खेला जाता है, वहीं स्टन महोदय क्या कहते हैं कि स्वयं और शैक्षिक के द्वारा की जाने वाली क्रिया है। खेल के प्रकार देखते हैं कुछ किस तरह से खेल हैं। खेल के प्रकार यहाँ पे मिट गया है दोस्तों, देखिएगा ओजस्वी लिखा है यहाँ पे, ओजस्वी की बात की जाती है। ओजस्वी मतलब गतिशील होता है, जो तेज होता है, जिसमें दो प्रकार से बताए गए हैं कि एक ओजस्वी खेल होता है, एक शांत खेल होता है। ओजस्वी का मतलब जो गतिशील है, बहुत सारा दौड़ भाग इधर से उधर दौड़ कूद करें, चंचलता होती है उसमें, वो एक तो गतिशील हो गया, एक शांत खेल हो गया। दूसरे की बात करते हैं संरचनात्मक, जहाँ सृजनात्मकता की बात की जाए। अगर आपसे कहा दिया जाए कि शतरंज किस तरह का खेल है, तो आप उसमें संरचनात्मक या सृजनात्मकता की बात कह सकते हैं। दूसरे अमूर्त चिंतन के बारे में बात की जा सकती है इसमें। वहीं बाहरी एवं भीतरी खेल, इंडोर आउटडोर की बात की जाती है। हम इसको आगे देख करके डिस्कस करेंगे कि कौन से खेल बाहरी और इंडोर और आउटडोर होते हैं। देखते हैं कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक खेल। कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिनमें व्यक्तिगत रूप से खेल खेला जाता है और सामूहिक रूप से भी खेल खेले जाते हैं। जैसे टीम वर्क में जो खेल खेले जा रहे हैं वो सामूहिक रूप से खेल खेले जा रहे हैं। तो बौद्धिक खेल की आगे बात करेंगे हम। वहीं बौद्धिक खेल में क्या होता है, बौद्धिक खेल वहीं संरचनात्मक खेल की बात करें तो दोनों में समानता मिलती है आपको। शतरंज खेल भी जो है तो इस बौद्धिक खेल की श्रेणी में ही आता है, जिसमें दिमाग लगता हो। ज़्यादातर आप तो बिना बौद्धिक खेल
दिमाग के आप कोई खेल खेल नहीं सकते हैं अधिकांशतः, लेकिन कुछ ऐसे खेल भी होते हैं जिनमें से आप मेहनत कर करके आप उसमें से निपुणता हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी खेल होते हैं जिनमें आपको दिमाग या बुद्धि का उपयोग करना ही होगा। संवेदी क्रियात्मक और प्रतीकात्मक खेल का मतलब ही होता है, संवेदी क्रियात्मक का मतलब है जिसमें आप किसी को छू करके या टच करके खेल कर रहे हो, संवेदी क्रियात्मक होता है। इसमें आप जीन पियाजे की प्रथम सेंसरी मोटर की बात करें तो संवेदी गामक क्रिया जो पहली अवस्था बताया उन्होंने, 4 अवस्थाएं उन्होंने बताया था। ये संवेदी गामक, तो ये संवेदी क्रियात्मक और प्रतीकात्मक, प्रतीक का मतलब होता है निशान जिसमें चिन्ह वगैरह हो, वैसे खेल होते हैं। ये हम देखते हैं कि भीतरी एवं बाहरी खेल। भीतरी खेल जैसे इंडोर होता है, उसमें इंडोर खेलों में कौन कौन से खेल आते हैं? ताश हो गया, लूडो हो गया, कैरम हो गया, सांप सीढ़ी हो गया। वही बात करें तो शतरंज भी जो है तो इंडोर खेल की श्रेणी में आता है। बाहरी खेल की बात करते हैं वहीं तो आउटडोर खेल, आउटडोर में क्या क्या आता है? देखिए, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, जो बाहर मैदान में खेले जा रहे हो, बाहर मैदान में खेले जा रहे हो जो, वो क्या होते हैं? बाहरी खेल होते हैं। मध्य प्रदेश में एक इंडोर स्टेडियम भी है। मध्य प्रदेश में एक इंडोर स्टेडियम, मतलब अंदर भीतरी खेल के लिए। बताइएगा आप। खेलों से लाभ और महत्व की बात करते हैं वहीं तो हम देखेंगे कि दोस्तों अगर खेल से क्या क्या लाभ होता है और महत्व, बहुत से हमें लाभ और महत्व होते हैं इसके, बहुत चहुमुखी विकास होता है। अगर इससे देखें तो, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है? खेलकूद हमेशा ही क्या होता है, इसमें व्यक्ति का या व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के एक अंग के रूप में काम करता है। खेल कूद से व्यक्ति का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। देखिए पहले लाइन पे लिखा हुआ है, जैसे मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, सामाजिक हो गया, संवेगात्मक विकास, नैतिकता का विकास होता है। इसमें सभी तरह के ये समाज में से जुड़ने के लिए, सामाजिकता से भी जुड़ने के लिए होता है। आप देखिए कोई भी क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, समाज से ऐसे बेहतरीन तरीके से वो जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। तो संज्ञानात्मक नैतिकता का विकास भी होता है खेल से। ये तो उसका महत्व हो गया और लाभ भी हो गया इस तरह से। वहीं हम देखते हैं शारीरिक फुर्ती, स्वस्थ हृदय, स्वस्थ श्वसन। अगर कोई भी आदमी जो वर्कआउट करता है, मेहनत करता है, योग कर रहा है, दौड़ कूद कर रहा है, खेल खेल रहा है, तो उसके शरीर में फुर्ती स्वाभाविक है कि होगा। स्वस्थ हृदय होगा, वह अगर फिट है तो उसका हृदय और उसकी श्वसन जो है तो एकदम स्वस्थ होगी। तो ये इसके लाभ हैं। खेल से टीम वर्क एवं नेतृत्व की भावना होती है। टीम लीडर की अगर बात करें तो वहीं कोई ना कोई टीम का एक कैप्टन होता है, तो टीम वर्क में एक साथ जुड़ करके एक एकता, यूनिटी को दिखाता है इसमें। साथ इसकी बात करें तो इसमें इम्यूनिटी भी बूस्टर भी होता है, इम्यूनिटी जो आजकल बहुत ही आवश्यक है। तो खेल में उपलब्धियां हमेशा गौरव और प्रतिष्ठा का स्रोत रही हैं। अगर आप कोई भी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, कोई भी आप बड़ा खिताब जीतते हैं, तो वो उपलब्धियां होती हैं देश के लिए भी और खुद के लिए भी बहुत बड़ी गौरव की बात होती है। तो ये महत्व भी है और लाभ भी है अपने लिए और खुद देश के लिए भी होता है। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, नियमितता भी होती है इसमें। आप सुबह उठ करके ही जाएंगे योगा करने, दौड़ेंगे, कूदेंगे, वर्कआउट करेंगे, तो उससे नियमितता से इम्यूनिटी, रोग भी जो है तो बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। वहीं अगर देखा जाए तो सहनशीलता और प्रतियोगी भावना, सहनशीलता, धैर्य, इसमें क्या होता है कि आप खेल खेल रहे हैं, कभी किस मोड़ पे आ गए, उतार चढ़ाव, तो उसमें धैर्य धीरे धीरे आदमी को आता है। वो जो है तो अपने भावी जीवन में उस चीज़ को उतार लेता है, तो इस तरह से उसको लाभ होता है। खेल चरित्र के गठन में, खेल के चरित्र के गठन में भी ये योगदान देता है। खेल जो है तो चरित्र के गठन में, आप खेल रहे हैं, आपको सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया, आप तो आपके मन में और 4 अच्छे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना हो रहा है, तो ये और टीम के साथ खेल रहे हैं तो सामाजिकता का भी बढ़ोतरी हो रही है आपके अंदर। तो चरित्र के गठन में भी ये निर्माण करता है। खेल में मित्रता की भावना तो बढ़ती है, आप एक साथ खेलेंगे तो मित्रता होगी। आप कोई भी देश आप देखते हैं कि हमारे भारत के खिलाड़ी जो हैं तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ भी अच्छे संबंध हैं, तो ये खेल में जो है तो मित्रता की भावना उनमें रहती है। खेल से कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक सीख मिलती है। दोस्तों ये ब्लर हो गया है, इसमें आप देखिएगा, ये खुद के हाथों से नोट्स बनाइए दोस्तों। एक सफलता की कुंजी है, ये गारंटी है ये कि खुद के हाथों से नोट्स बनाइए। दूसरे के नोट्स पढ़ के आप कभी सफल नहीं हो सकते। सफल होना है तो आपको नोट्स बनाना होगा, अपने हाथों से पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रयास अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों ये इस तरह से मिल नहीं रहा है, हम खुद भी इसको कई जगह ढूंढ के देखें, इस तरह से कहीं नहीं मिल रहा है आपको पूरा टॉपिक वाइज और एकदम कंप्लीट सिलेबस। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।
आगे हम देखते हैं कि खेल में जो है तो कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या मिलती है, सीख मिलती है। आप कोई भी चुनौती हो उसको सामना करने के लिए आप तैयार रहेंगे। ब्लर हो गया दोस्तों, ये खुद के पेन से लिखा हो गया है, तो इसको आप समझिएगा, हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा। आपको कंटेंट मिल रहा है जो हम बोल रहे हैं उस पर भी आप गौर करिएगा। खेल आशा निराशा के मध्य क्या होता है, मानसिक संतुलन। आप देखिए कहीं कि आप कोई भी चीज़, अगर आप क्रिकेट की बात करते हैं तो आप बहुत से हार के नज़दीक जाते हैं, लेकिन आप आशा अपनी बनाए रखते हैं और अंततः जो है तो आपको विजय प्राप्त होती है। तो इसमें से कुछ नहीं कहा जा सकता। आशा और निराशा के मध्य जो है तो मानसिक संतुलन बना रहता है इसमें। तो ये खेल की एक महत्वपूर्ण विशेषता हो गई, या विशेषता कहें, महत्व कहें, लाभ कहें। इससे खेल में जो है तो नियमों का पालन करना सिखाता है। खेल क्या कहता है, खेल नियमों का पालन करना सिखाता है। आप बिना नियम के तो चल ही नहीं सकते, आपके ऊपर तो जज बैठा दिए होते हैं, अंपायर रेफरी टाइप के। तो भारत सरकार ने 1984 में क्या बात कही है, भारत सरकार क्या कहती है, 1984 में एक उन्होंने खेल प्राधिकरण की स्थापना की। कब की थी, 1984 में। 1984 में खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में एक 1984 में स्टेडियम भी बना गया था, अभय प्रसाल करके है। जब 1984 में मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे, मध्य प्रदेश के सीएम श्री अर्जुन सिंह थे। कहाँ के हैं वो, जोरहाट सीधी जिला के। वहीं बात करें तो 1984 में क्या किया, खेल प्राधिकरण। भारत सरकार ने खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की, 1984 में। 2 साल बीतने के बाद जो एक 1986 में क्या हुआ, राष्ट्रीय शारीरिक खेल कूद सोसाइटी थी, उसको इसी खेल प्राधिकरण में शामिल कर दिया। कब किया, 1986 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय जो है तो कहाँ है, दिल्ली में है। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का स्थापना कब हुई थी, 1984। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण 1986 में एक राष्ट्रीय खेल शारीरिक खेल प्राधिकरण का जो है तो इसमें सम्मिलित कर दिया गया था, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वहीं बात की जाए, खेल भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्य का विषय है। हमारे संविधान में जो है तो खेल जो है तो ये राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ तो ये भारतीय संविधान में क्या कहा गया कि राज्य का विषय है, केंद्र सरकार का नहीं। लेकिन खेल एवं कार्य में भिन्नता देखते हैं कि कार्य से तात्पर्य किसी भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, कार्य से क्या तात्पर्य है, किसी भौतिक लक्ष्य की पूर्ति की जाने वाली क्रिया होती है कार्य। अब देखिए कोई भी कार्य है, हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं तो वो कार्य करने के लिए करें, मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं, तो वो कार्य होता है। वहीं अगर हम खेल में देखें तो खेल भी उस समय कार्य की श्रेणी में आ जाता है। खेल जब सिर्फ धन कमाने की इच्छा से खेला जा रहा हो, अन्यथा वह खेल अगर खेल की भावना से खेला जा रहा हो तो वो खेल है। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि खेल अगर खेल की भावना से ही खेली जाना चाहिए। खेल क्या होना चाहिए, खेल की भावना से खेला जाना चाहिए। और अगर धन कमाने की इच्छा से खेल खेला जा रहा है तो वो खेल नहीं है, फिर वो तो कार्य ही है। खेल एवं कार्य में कुछ अंतर देखते हैं दोस्तों। क्या होता है कि खेल का उद्देश्य जो होता है तो मनोरंजन होता है। क्या होता है, खेल का उद्देश्य मनोरंजन होता है, वहीं कार्य का उद्देश्य वास्तविक जगत से होता है, जबकि मनोरंजन नहीं होता खेल का उद्देश्य। वहीं यह उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, खेल कम हो जाता है, खेल खेलना कम हो जाता है। वहीं उम्र बढ़ने के साथ साथ कार्य जो है तो बढ़ जाता है, खेल कम हो जाता है और कार्य जो है तो बढ़ जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ। इनमें से सिर्फ खेलने वाले को लाभ होता है। खेल में क्या होता है कि सिर्फ खेलने वाले को लाभ होता है, और कार्य में जो है तो ये दूसरे को भी लाभ हो जाता है। कार्य कोई करके रखा है तो दूसरे को भी लाभ होता है। इसमें पॉइंट लेकर के हम चलेंगे। इसमें बंधन का अनुभव नहीं होता। खेल खेला है, इसमें किसी तरह का बंधन नहीं। अगर किसी को कार्य करने के लिए दे दिया जाए तो उसमें जो होता है बंधन जैसा अनुभव होता है। खेल रोकने पर बालक को क्रोध उत्पन्न हो सकता है। एक महत्वपूर्ण लाइन है इसमें कि खेल रोकने पर बालक में उत्तेजनाएं, संवेग उत्पन्न हो सकते हैं, क्रोध उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अगर कार्य को हम रोकेंगे तो वहाँ पे संवेग नहीं उत्पन्न होता, उसे अच्छा लगेगा कि अच्छा काम नहीं करें। सभी चीज़ों को हम कोरिलेट करेंगे सिर्फ बालक से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिर्फ 1 से 5 तक के लिए, तो हम सारी चीज़ें जो है तो उसी से रिलेट करेंगे और उसी के लिए है भी। खेल के समय जाति, लिंग, भेदभाव, रंग, धर्म, संप्रदाय आदि से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं होता। अगर खेल की भावना की बात कही जाए तो जब कोई खिलाड़ी अगर खेलता है उस समय खेल भावना जो है तो सर्वोपरि होती है। खेल में इस समय ना तो जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय
आदि इस तरह से ऊंच नीच का भाव खत्म हो जाता है। इसमें सभी जो है तो ये भावनाएं ही आगे चल करके क्या होती हैं, एक तो इसमें राष्ट्रीय एकता का रूप ले लेती है अंदर से। उसके अंदर हम देखेंगे कि आगे इसमें खेल संबंधी कुछ शिक्षा शास्त्रियों का विधियाँ कुछ हैं, उसमें हम रिलेट करके देखते हैं कि खेल से संबंधित, क्योंकि खेल विधि के जन्मदाता जो हैं तो कार्लवेल कुक हैं। कौन है? कार्लवेल कुक हैं। ये कहाँ के हैं ये कुक? आप क्रिकेटर कुक का नाम ही जानते होंगे, इंग्लैंड का है, यूरोप का। तो आप खेल विधि के जन्मदाता कार्लवेल कुक जो है तो ये भी यूरोप के ही हैं। ऐसा करके आप ध्यान रख सकते हैं कि कार्लवेल कहाँ के हैं। कार्लवेल कुक जो है तो यूरोप के हैं। वहीं खेल विधि के जन्मदाता आपको आगे चल कर के और भी मिलेगा, आपको फ्रोबेल भी मिलेगा, मारिया मॉन्टेसरी भी मिलेंगे। ये सब खेल विधि से रिलेटेड है, लेकिन अगर जन्मदाता की बात कही जाए तो ये कार्लवेल कुक हैं। सर्वप्रथम फ्रोबेल ने शिक्षा को खेल केंद्रित बनाने का प्रयत्न किया था। क्या किया था? सर्वप्रथम फ्रोबेल ने क्या किया था? शिक्षा को खेल से रिलेट करके कि खेल खेल में पढ़ाई हम कर लें। कौन किया था? तो देखिएगा मारिया मॉन्टेसरी विधि के बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने बताया। मारिया मॉन्टेसरी जी कहाँ के हैं? ये इटली के रोम के हैं। कहाँ के हैं? इटली के, ये रोम के हैं। मॉन्टेसरी क्या बताती है? इन्होंने भी खेल विधि के बारे में ही बताया। इन्होंने बताया कि इस विधि में बालक को रंग बिरंगे खिलौने दे करके शिक्षा देने की बात कही। इन्होंने रंग पहचानना, उसमें अंतर स्पष्ट करना, दोनों में संतुलन स्थापित करना, इस तरह से उन्होंने बताया कि खेल खेल में बालक को शिक्षा दी जा सकती है। मारिया मॉन्टेसरी जो है तो इटली के हैं, रोम के हैं। उन्होंने बताया मॉन्टेसरी विधि दिया था इन्होंने, इसमें भी खेल की बात कही है। तो बालक में क्या है कि रंग बिरंगे खिलौने दे करके शिक्षा देने की बात कही गई। वही किंडरगार्टन की बात करते हैं तो किंडरगार्टन जो है तो ये इन्होंने कौन दिया था? किंडरगार्टन की कौन दिया था? फ्रोबेल ने दिया था। क्या फ्रोबेल ने? किंडरगार्टन ने विधि जो है तो फ्रोबेल महोदय ने दिया था। फ्रोबेल महोदय किंडरगार्टन विधि दी थे। इस विधि में बालक को एक बगीचे में छोड़ दिया जाता। बागान की बात करें तो बालोद्यान की भी बात करें तो बालोद्यान के जनक जो है तो फ्रोबेल ही माने जाते हैं, बालोद्यान। और आप देखिएगा कि बाल अध्ययन के जनक कौन है? बाल अध्ययन की बात की जाए तो स्टेनले हॉल है, जिन्होंने बताया किशोरावस्था को कि तनाव एवं बहुत तेज और संवेग वाली अवस्था होती है। तो कौन बताया था? स्टेनले हॉल ने बताया था। वो उनका क्या है? बाल अध्ययन है। तो किंडरगार्टन की बात कर रहे थे तो किंडरगार्टन में क्या है? उन्होंने एक बगीचे में क्या कहते हैं, बालक को छोड़ देते, वो स्वतंत्र रूप से घूम फिर करके जो है तो उसमें अवसर प्राप्त करता है सीखने के। उसे खेल खेल विधि में खेल के द्वारा वो सीखता है। वो जो है तो एक खेल विधि है, शिक्षा प्राप्त करने का, शिक्षा ग्रहण करने का एक अच्छा साधन बताया उन्होंने किंडरगार्टन विधि के द्वारा, फ्रोबेल जी ने। वही डाल्टन विधि की बात करते हैं तो डाल्टन विधि में क्या होता है? डाल्टन विधि कौन दिया था? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। मारिया मॉन्टेसरी जो है तो मॉन्टेसरी विधि दिए थे। किंडरगार्टन विधि जो है तो फ्रोबेल ने दिया था। डाल्टन विधि जो है तो ये कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया था। कौन दिया था? कुमारी, ये तो है ही, हेलन कौन दिया था? डाल्टन विधि जो है तो आप देखिएगा ये कई बार सवाल पूछा गया है कि डाल्टन विधि कौन दिया था? तो कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया था। वहीं ह्यूरिस्टिक विधि की बात करें तो जब मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं है, तो हौसलों ने मंजिलों से कहा चल झूठा तेरी इतनी औकात नहीं है। दोस्तों पेपर को धुआं करेंगे, ऐसे तो क्वेश्चन बनेंगे इसी में से कि देखिए एक टॉपिक देख रहे हैं उसमें से हम कई सवाल निकाल के देख रहे हैं। तो ह्यूरिस्टिक विधियों में देखते हैं कि ह्यूरिस्टिक विधि में क्या है। इसी विधि में बालक एक शिक्षक एवं यंत्रों से क्या होता है कि इसमें ह्यूरिस्टिक विधि के और दूसरे नाम भी है। एक तो खोज विधि हो गया, अन्वेषण विधि है। इस तरह के जो है तो ह्यूरिस्टिक और खोज विधि, अन्वेषण विधि जो है तो इसमें विभिन्न विधि के बालक जो है तो एक शिक्षक यंत्र एवं पुस्तक की क्या करते हैं? शिक्षा अर्जन करते हैं। इसमें पुस्तकों और यंत्रों से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ह्यूरिस्टिक विधि हो गया, खोज विधि हो गया, अन्वेषण विधि हो गया। इस तरह से ह्यूरिस्टिक विधि कहा जाता है इसको। आगे हम देखते हैं कि इसमें आगे किस तरह क्या क्या है। कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं उसको हम देखते हैं। तीरंगबाजी को पाषाण काल से ही माना जा रहा है। सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो तीरंगबाजी ये 8000 ईसा पूर्व यानी BC बिफोर क्राइस्ट, यानी 8000 ईसा पूर्व। ये देखिए खेल नहीं था उस समय, ये शिकार खेलने की एक कला थी, शिकार खेलने की कला कही जाती है। लेकिन अगर खेलों के इतिहास के बारे में बात की जाए तो सबसे प्राचीन उपलब्धता जो है तो कुश्ती की मानी जाती है।
सबसे प्राचीन उपलब्धता किसकी है? कुश्ती की मानी जाती है। वहीं 2750 से 2600 ईस्वी 50 ईसा पूर्व तक जो है तो इसकी उपलब्धता मिल जाती है। अगर सिंधु घाटी इंडस सिविलाइजेशन की भी बात की जाए सिंधु घाटी की, तो वो भी जो है तो 2400 से 1750 ईस्वी तक मिलती है। ये तो उससे भी पहले की है। इसमें जो होता है क्या होता है कि कार्बन कापी से इसकी जांच या इसके उम्र की पहचान की जाती है। उसी का ये रूप है कि खेलों के इतिहास में सबसे प्राचीन जो है तो खेलों के इतिहास में अगर पूछा जाए तो सबसे प्राचीन कुश्ती माना जाता है। अगर तीरंदाजी की बात करें तो पाषाण काल में ये एक शिकार करने की पद्धति थी, न कि ये खेल खेलने की पद्धति थी। तो मध्य प्रदेश चूँकि मध्य प्रदेश का पेपर हम लोग कवर कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में जानना आवश्यक है। तो हम खेल के बारे में देखते हैं कि मध्य प्रदेश से रिलेट करके कौन कौन से टॉपिक हैं। एकदम नोट्स तैयार करते रहिए। मध्य प्रदेश का स्काउट गाइड का मुख्यालय भोपाल में है। अगर बात की जाए स्काउट गाइड का मुख्यालय तो आप ज़्यादातर देखेंगे तो राजधानी अपनी भोपाल में है, तो वहीं भोपाल में होगा मुख्यालय। यह स्काउट गाइड जो है तो एमपी के सभी विद्यालय एवं कॉलेजों में क्या होती है? उपलब्ध है। विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, हर जगह जो तो स्काउट गाइड का मतलब है। स्काउट गाइड का राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज और विद्यालय और महाविद्यालयों में तो स्काउट गाइड उपलब्ध है ही। स्काउट गाइड का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र जो है, स्काउट गाइड का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र की बात करें वहीं तो एमपी पचमढ़ी में है। पचमढ़ी में है राष्ट्रीय स्काउट गाइड का प्रशिक्षण केंद्र। राष्ट्रीय कार्यालय जो है तो नई दिल्ली में है। अगर प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो पचमढ़ी में है। और मध्य प्रदेश का प्रशिक्षण केंद्र गांधीनगर बैरागढ़ में है। कहाँ है? गांधीनगर बैरागढ़ में। अगर भोपाल में रहते हैं तो रेड बस चलती है, आपको मिलेगी रेड बस TR4 भी मिलेगी, जाएगी गांधीनगर बैरागढ़ में। ये तो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? गांधीनगर बैरागढ़ में। मध्य प्रदेश का अगर भारत की बात करी जाए कि प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है तो वो गांधीनगर, ये माफ़ करिएगा, पचमढ़ी में है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय है और गांधीनगर में मध्य प्रदेश का है प्रशिक्षण केंद्र। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की है? 1995 में की है। कब की है? माफ़ करिए 1975 में की है। कब की है? 1975 में। मध्य प्रदेश खेल एवं कल्याण विभाग कब किया था? 1975 में। आगे देखेंगे खेल कूद युवक कल्याण विभाग है। आगे देखेंगे एमपी सरकार खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना कब की? 1985। फैक्ट लेकर के चलेंगे कि खेल कूद एवं कल्याण विभाग, युवक कल्याण विभाग, खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग 1975 में था। फिर एमपी सरकार ने फिर से किया खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना 1981, 6 साल के उपरांत। फिर बात की जाए कि मध्य प्रदेश का मलखंभ राजकीय खेल 2013 में घोषित किया। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखंभ है। मलखंभ तो आप जानते होंगे कैसे होता है, हालांकि ये देखने के लिए मिलेगा नहीं, ज़्यादातर खेल होता नहीं, पर एक ऐसे खंभा गड़ा रहता है। इसमें एक आदमी जो है तो ऐसे खड़े खड़े झूलता है। वो एक पैर अपना इधर फंसा लेगा, एक पैर इधर फंसा लेगा, दोनों तरफ करके ऐसे खड़ा होता है उसमें सीधा मलखंभ में। तो 2013 में शामिल किया गया था ये। मध्य प्रदेश जो है तो राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना 1960 में की थी। वहीं 2011 में इसका नाम बदल करके मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण कर दिया गया था। इसका मुख्यालय जो है तो भोपाल में रहेगा। अगर किसी भी चीज़ की बात करें तो जो मध्य प्रदेश का है उसका ज़्यादातर मुख्यालय कहाँ होता है? भोपाल में होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मध्य प्रदेश का मुख्यालय किसी भी चीज़ का हो वो भोपाल लगा दीजिए। अगर कम से कम 50% सही होने का उसका ज़्यादातर चांस रहेगा। तो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना कब हुई? 1960 में। वहीं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। 2013 में खेल मलखंभ जो है तो शामिल किया गया था राजकीय खेल में। अगर खेल परिषद की बात करें, राज्य क्रीड़ा परिषद की बात करें तो 1960 में, 2011 में बन गया था, उसका नाम बदल करके मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण कर दिया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति जो है तो कब बनाई गई थी? 1989 में। देखिए 1975 में खेल एवं युवा कल्याण, फिर 1981 में खेल परिषद बनाया गया था। एक 1981 में खेल एवं कल्याण परिषद विभाग बनाया गया। 2011 में खेल प्राधिकरण बना दिया गया जो 1960 में था एक। अब जो है तो मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति जो है तो 1989 ईस्वी बनाई गई। भारत का तो खेल राष्ट्रीय खेल आप जानते हैं कि हॉकी है। मेजर ध्यानचंद के रूप में उसका अवार्ड के रूप में भी दिया जाता है।
29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके? मेजर ध्यानचंद के। तो राष्ट्रीय खेल दिवस में क्या है, आज 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसे हर जगह से इसको कलेक्ट करके ये डाटा आपको दिया जा रहा है। आपसे और कुछ मांगा नहीं जा रहा दोस्त, ये पेड नहीं है, आप फ्री में आप इसको पढ़िए। अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों कुछ ब्लर है तो आप उसको मैनेज करिए, क्योंकि अपने हाथों से बनाया गया है, ये कंप्यूटर वगैरह से नहीं है, इतने बड़े आदमी नहीं कि कंप्यूटर से लिखवाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खिलाड़ी और खेल और खिलाड़ियों की संख्या उसमें देखते हैं कि क्या है। तो सबसे बड़े जिसमें ज़्यादातर खिलाड़ी हैं उसको सबसे ऊपर से लेकर के ऐसे माफ़ी करिए। सबसे पहले देखते हैं कि राग्बी फुटबॉल। ये राग्बी फुटबॉल के बारे में क्या होता है, ये 1895 में इंग्लैंड में हुआ था। ये राग्बी फुटबॉल एक संघ था, कुछ इसमें अलग करके खेला गया था ये राग्बी फुटबॉल। ये किसमें कितने खिलाड़ियों की संख्या है? 15 खिलाड़ियों की। सबसे अगर बात करी जाए सबसे ज़्यादा किसमें है, 15 खिलाड़ियों की संख्या इसमें है राग्बी फुटबॉल में। तो ये कहाँ है? इंग्लैंड 1895 में खेला गया था। ये कहाँ खेला गया था? 1895 में इंग्लैंड में खेला गया था। और क्रिकेट की बात करी जाए तो आपको बच्चे को पता है कि 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक ही टीम के 11 खिलाड़ी होते हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ी की संख्या जो है तो 22 होती है। सेम जिसमें 11 खिलाड़ी हैं उसको हमने पहले रख लिया है। तो क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी हैं। देखिए क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी हैं, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी हैं। क्रिकेट की बात करते हैं तो अगर 2020 में तो एक राजीव खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजीव खेल रत्न पुरस्कार 2020 में दिया गया। किसे दिया गया था? रोहित शर्मा, क्रिकेट खिलाड़ी भारतीय वाइस कैप्टन को रोहित शर्मा को खेल रत्न, राजीव खेल रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? 2020 में। वहीं अगर बात करते हैं हॉकी की, हॉकी में मेजर ध्यानचंद भारत के लिए जादूगर हैं, जादूगर के नाम से जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त उन्हीं के जन्म दिवस पर जो है तो आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हॉकी की बात करते हैं, अगर बात करते हैं राजीव खेल रत्न की बात, तो उसमें क्या होता है कि ये राजीव गांधी खेल रत्न क्रिकेट में दिया गया था रोहित शर्मा को। कब शुरू किया गया था? 1991-92 में, 1991-92 में शुरू किया गया था। और वहीं इसकी प्राइस जो होती है तो 7-7.5 लाख रुपए के लगभग होती है इसमें, इसको ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में जो है तो 2020 में रोहित शर्मा को दिया गया था। वहीं हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी में ज़्यादा कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 11 खिलाड़ी इसमें भी होते हैं। अगर वर्तमान भारत के हॉकी कैप्टन की बात करें तो कौन है? हरमनप्रीत। देखिएगा ये भारतीय महिला टीम के कैप्टन नहीं है कि क्रिकेट, आप महिला क्रिकेट देखते हो तो हरमनप्रीत उसमें है, वो वाले हरमनप्रीत नहीं है, ये जेंट्स है हरमनप्रीत। ये पुरुष हॉकी टीम के जो है तो ये कैप्टन है हॉकी टीम के। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म से। उनको जो है तो हॉकी का जादूगर के दूसरे उपनाम जो है तो उनका हॉकी का जादूगर माना जाता है। तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। वही फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। आपने मेसी का नाम सुना है, नेमार का नाम सुना है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुना है। ये बहुत फेमस फुटबॉलर हैं, अपने देश के इतने बड़े बड़े फुटबॉलर नहीं हैं। खो खो की बात करते हैं वहीं तो 9 खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं। खो खो की बात करते हैं तो कितना है? 9 खिलाड़ी होते हैं इसमें। बेसबॉल में ये बेसबॉल जो है तो ये इसमें भी 9 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन होता कैसे ये बेसबॉल? आपको दिख रहा होगा, ये जो है तो क्रिकेट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें बैट जो है तो ऐसे होता है। इसको ऐसे मानिए, इस तरह से गोलाकार होता है, डंडा जैसा। एक इसमें एक पत्थर जैसा कोई बाल फेंकेगा। इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, अपोजिशन के 9 खिलाड़ी होते हैं। एक पत्थर जैसे बिल्कुल बाल फेंकेगा और वो जो है तो ऊपर से डंडा उठा के रखेगा और मारेगा दे दनादन। तो ये बेसबॉल की बात करते हैं तो 9 खिलाड़ी उसमें होते हैं। कबड्डी तो आप हर किसी को पता ही है कि कबड्डी किस तरह से, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। भारत के जो कबड्डी टीम का कैप्टन है, तो कबड्डी की बात करें वहीं तो कबड्डी में कौन है? दीपक निवास हुड्डा। कौन है? दीपक है। ये भारतीय कबड्डी टीम का कौन है? कैप्टन है। बट इसमें भी 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं।
बास्केटबॉल की बात करते हैं तो वो बास्केटबॉल वही होता है जो एक यहाँ पे एक खड़ा रहेगा ऐसे, और इसमें एक झोला टाइप का बना है, लोग खिलाड़ी जो है तो साथ इसमें बास्केटबॉल में दौड़ दौड़ के जाते हैं और इसमें ऊपर से जंप मार के इसमें बॉल डालते हैं, इसमें जंप मार के से बॉल डालते हैं। तो ये क्या होता है, बास्केटबॉल होता है। वहीं देखते हैं अगर टेबल टेनिस की, टेबल टेनिस की बात करें तो इसमें जो टेबल पर खेला जाता है, आप देखते होंगे कि एक या दो खिलाड़ी इसमें होते हैं, एक या दो तरीके से खेलते हैं। एक हाथ में ऐसे बैडमिंटन टाइप का छोटा सा लिए रहेंगे, उसमें उसका क्या नाम है हमें भी नहीं पता है, लेकिन टेबल टेनिस जो है तो दो लोगों के बीच में इंडोर खेल की श्रेणी में आएगा, ये इंडोर खेल की श्रेणी में आएगा, इसमें जो टेबल पर खेला जाता है। टेनिस की बात करते हैं, वहीं टेनिस की बात करें तो इसमें जो है तो एक या दो इसमें भी खिलाड़ी होते हैं, लेकिन टेनिस तो आप जानते होंगे कि भारतीय टेनिस खिलाड़ियों के नाम कुछ लिएंडर पेस हो गया, महेश भूपति हो गया, सानिया मिर्जा हो गया, रोहन बोपन्ना वगैरह हो गया, ये सब क्या है टेनिस के खिलाड़ी होते हैं। दो खिलाड़ी साथ में, एक या दो खिलाड़ी साथ में खेलते हैं। बैडमिंटन लेकर के रखें, टेनिस यानी बॉल की तरह होता है, दो खिलाड़ी एक दूसरे के किनारे होकर के खेलते रहते हैं इसमें। वहीं बात करते हैं अगर बैडमिंटन के बारे में बात करते हैं तो भारत में बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल हैं, जिसमें जो है तो इसमें भी एक या दो खिलाड़ी होते हैं। साइना नेहवाल की बात की जाए, वहीं पीवी सिंधु की बात की जाए, पीवी सिंधु। वहीं बात करें तो प्रकाश पादुकोण है, ये दीपिका पादुकोण के पिता हैं क्या, बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। साइना और पीवी सिंधु और प्रकाश पादुकोण जो है तो भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में अच्छा रखते हैं। अभी भी वर्तमान में साइना और पीवी सिंधु जो है तो लगभग खेल रहे हैं बढ़िया से, अच्छा परफॉर्मेंस है। वॉलीबॉल की बात करते हैं तो इसमें भी दो खिलाड़ी होते हैं, वहीं रामानाथम भारत के जो है तो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। वॉलीबॉल की बात करते हैं तो रामानाथम है। शतरंज की बात करें, शतरंज एक बहुत ही सृजनात्मक, रचनात्मक और बौद्धिक खेल की श्रेणी में आता है, ये इंडोर की खेल की श्रेणी में आता है। विश्वनाथ आनंद प्रसिद्ध हैं। विश्वनाथ आनंद हैं कहाँ के, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक भारत ये जो एक बार ये वर्ल्ड चैंपियन है, तो ग्रैंड मास्टर आप कह सकते हैं, जो ग्रैंड मास्टर जो विजेता होता है, विश्व विजेता, उसे ग्रैंड मास्टर की खिताब दी जाता है। वो शतरंज में विश्व आनंद को वो मिल चुका है, भारत को एक बार उन्होंने दिलाया। मुक्केबाजी की बात करते हैं तो ये मुक्केबाजी में एक खिलाड़ी होता है, मैरी कॉम तो प्रसिद्ध है कहाँ की मैरी कॉम। मुक्केबाजी की बात करते हैं, मुक्केबाजी की बात करें तो ये भारत के लिए एक प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज मैरी कॉम है, ये मणिपुर की हैं, भारत के पूर्वांचल एरिया मणिपुर की हैं मैरी कॉम। इन्होंने 8 बार भारत को, कितनी बार, 8 बार भारत को विश्व मुक्केबाजी में प्रतियोगिता में जीत दिलवाई है, 8 बार हैं कहाँ के। इनके नाम पर एक मैरी कॉम की पिक्चर भी बनी थी, जिसके मुख्य किरदार में जो है तो प्रियंका चोपड़ा ने निभाया था। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख स्टेडियम के बारे में देखते हैं। अगर आप देखते हैं इसको कि आप ज़्यादा बड़े बड़े देख रहे हैं, इसमें जो मुख्यतः हैं सभी को हम नहीं कवर कर पाएंगे। इसमें रूप सिंह स्टेडियम है जो ग्वालियर में है, कहाँ है रूप सिंह स्टेडियम जो है तो कहाँ है, ग्वालियर में है। इसमें जो है तो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि दुधिया रोशनी वाला, ये दुधिया रोशनी की सुविधा जो है तो यहाँ उपलब्ध है। कहाँ, रूप सिंह स्टेडियम। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में लगता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश के उत्तरी सीमा में ग्वालियर है। ग्वालियर में पागलों के लिए भी अस्पताल है, क्या बताइएगा। एस बाग कहाँ स्टेडियम है, ये एस बाग कहाँ है, भोपाल में है। ऐसा याद रखिए कि भोपाल में जा कर के ऐश करें लोग, तो एस बाग है। एस बाग कहाँ है, भोपाल में। तात्या टोपे की बात करते हैं, वहीं तात्या टोपे भी कहाँ है, भोपाल में है। तो रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, एस बाग ऐश कर रहे हैं भोपाल में। तात्या टोपे के बारे में आप जानते ही हैं कि भोपाल में है। होलकर स्टेडियम के बारे में कुछ पूछना ही है, इंदौर में है। ये भारत का सबसे बड़ा ये स्टेडियम है, माफ़ करिएगा भारत का नहीं, ये सबसे बड़ा एमपी मध्य प्रदेश का है होलकर स्टेडियम। पहले इसका पुराना नाम जो है तो ऊषा राजे स्टेडियम था। पुराना नाम क्या था इसका, ऊषा राजे स्टेडियम था। वर्तमान में इसका होलकर स्टेडियम रखा गया, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम है। वहीं अगर अभय खेल प्रसाल की बात करें, अभय खेल प्रसाल जो है तो ये इंदौर की एक नई दुनिया के संपादक, इनके पिता का क्या नाम था, रणचार करके कुछ नाम है, आप देखिएगा।
अभय खेल प्रसाद जो है तो पहले इसका नाम खेल प्रसाद था, लेकिन ये नई दुनिया के पितृ पुरुष जो है तो उनके नाम से, उनके बेटे के नाम से फिर 1983-84 की बात करते हैं। 1983-84 में इसका नाम बदल करके बना, और उसी समय जो है तो इन्हीं के प्रयास से, इनके पिता के प्रयास से ये बनाया गया था। और अभय जो है तो उनके बेटे का नाम है, नई दुनिया के संपादक हैं वो, तो अभय जो है तो उनके नाम पे रख दिया गया। मध्य प्रदेश के उस समय 1983 में सीएम कौन था? अर्जुन सिंह थे। तो ये अभय खेल प्रसाद इंदौर में है, और नई दुनिया के संपादक उनके नाम पे ये बनाया गया। नई दुनिया के संपादक उनके पिता का नाम संपादक थे, उनके बेटे के नाम पे बनाया। उन्हीं के अथक प्रयासों से, उन्हीं के पैसों से लगभग ज़्यादातर खर्च किया उन्होंने, और ये बनाया गया। और ये इंडोर स्टेडियम है एक। नेहरू स्टेडियम की बात करें तो ये इंदौर में है, और ठाकुर रणपत सिंह की बात करें टीआरएस तो ये रीवा में है। तो हमने देखा रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। वहीं हम ऐशबाग की करें तो ये मध्य प्रदेश भोपाल में है। तात्या टोपे की बात करें तो वो भी भोपाल में है। अभय खेल प्रसाद इंदौर में है। वहीं होलकर की बात करें तो वो इंदौर में है। नेहरू स्टेडियम की बात करें तो वो भी इंदौर में है। टीआरएस की बात करें ठाकुर रणवर सिंह की तो वो रीवा में है, रिवाड़ियों के पास है, विंध्य क्षेत्र में। वहीं हम देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम, माफ़ करिए मध्य प्रदेश के कुछ, भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम है, माफ़ करिए, भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम। हमने मध्य प्रदेश का कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम देख लिए हैं। शिवाजी स्टेडियम है, हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, नई दिल्ली में है। अगर आप देखते हैं कि शिवाजी जंक्शन जो है तो एयरपोर्ट है एक महाराष्ट्र में, लेकिन अगर हॉकी स्टेडियम की बात करें तो ये हॉकी क्या है, नई दिल्ली में है। बानखेड़े तो कुछ पूछना नहीं, आप बच्चों को पता है कि बानखेड़े मुंबई में है, क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। ईडन गार्डन कोलकाता में। अच्छा, ईडन गार्डन के बारे में एक विशेष बात कही गई है। ईडन गार्डन में पहला जो है तो डे नाइट टेस्ट क्रिकेट खेला गया था। तो डे नाइट टेस्ट क्रिकेट किससे मैदान पे खेला गया? तो ईडन गार्डन पे। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, तो ये दिल्ली में है, तो फिरोज शाह कोटला का अब नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली कर दिया गया है। फिरोज शाह कोटला का नाम क्या कर दिया गया? अरुण जेटली कर दिया गया है। देखा जाए इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है? इंदिरा गांधी स्टेडियम इंदौर में है। माफ़ करिएगा, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में है। ये इंडोर स्टेडियम है। इंडोर मतलब अंदर के खेल खेलने के लिए ज़्यादातर प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश से की खेल की कुछ संस्थाएं हैं, हम उसको देखेंगे। मध्य प्रदेश की खेल की कुछ संस्थाएं, मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन जो है तो कहाँ है? इंदौर में है। देखिए होलकर तो इंदौर में ही मिलेगा, लेकिन हम इसको सीक्वेंस में लेकर के चले हैं पूरा। अब देखिए कब है? 1941 में। मध्य प्रदेश का बैडमिंटन एसोसिएशन कहाँ है? जबलपुर में। कब है? 1946। 1941 में एक इंदौर का था क्रिकेट एसोसिएशन, इंदौर वाला। 41 में बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में है। 1946 में 41 और 46 ले करके चलेंगे। फिर टेबल टेनिस की बात करते हैं, वहीं तो जबलपुर में है 1957, 1941, फिर 1946, फिर 1957। तो होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर, बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में है, टेबल टेनिस जबलपुर में है 1957 में। खेल संचालनालय, संचालनालय की बात करी जाए, जहाँ संचालनालय दिखता है तो आप भोपाल में ही देखेंगे। जितने भी संचालनालय हैं तो ज़्यादातर क्या होंगे? भोपाल में होंगे। तो मध्य प्रदेश का खेल संचालनालय कहाँ है? भोपाल में है 1975 में। अब देखिए 1941 में बना, फिर 1946 में, फिर 1957 में बना। टेबल टेनिस की बात करते हैं तो, और खेल संचालनालय 1975 में बनता है। खेल युवा कल्याण, हमने आपको पहले ही बताया थ्योरिकल में, खेल एवं युवा कल्याण कहाँ है? भोपाल में बना 1975। महिला हॉकी एकेडमी, महिला हॉकी एकेडमी की बात करते हैं तो ये ग्वालियर 2006 में बना था। कहाँ बना है? ग्वालियर 2006 में। एक बार और से देखिए इसको फिर से। मध्य प्रदेश होलकर स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम जो है तो इंदौर में 1941, होलकर स्टेडियम इंदौर वाला। बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में, फिर टेबल टेनिस जबलपुर में 1957, खेल संचालनालय भोपाल में 1975, खेल एवं युवा कल्याण भी, ये भी भोपाल 1975 में ही। महिला हॉकी एकेडमी कब है? महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर में है, 2006 में बना। हम लास्ट देखेंगे। अभी ये लास्ट चैप्टर है दोस्तों। अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मध्य प्रदेश की खेल एकेडमी के बारे में देखते हैं। क्रिकेट एकेडमी कहाँ है? ज़्यादातर आपको चीज़ें भोपाल में मिलेंगी। क्रिकेट एकेडमी कहाँ है? भोपाल में है। वहीं वाटर एकेडमी की बात करते हैं तो भोपाल में है। फिर तैराकी एकेडमी की बात करते हैं तो भोपाल में है। जाहिर सी बात है कि अगर वाटर एकेडमी है तो फिर तैरने वाला भी कहाँ होगा? भोपाल में ही होगा। तो आप दोनों को ऐसे याद रखेंगे। क्रिकेट जो है तो भोपाल में, वाटर भोपाल में है, तैराकी वाला भोपाल में है। टेबल टेनिस
हमने आपको बताया कि टेबल टेनिस एक टेबल पर खेलने वाले एक या दो खिलाड़ी होते हैं इसमें। टेबल टेनिस कहाँ है? इंदौर में है। वहीं वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं तो ये जबलपुर में है। वहीं मलखम्ब एकेडमी, वेट लिफ्टिंग जबलपुर में है। मलखम्ब एकेडमी कहाँ है? ये उज्जैन में है। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है उज्जैन महाकालेश्वर। कुंभ मेला लगता है, 4 कुंभ मेले हैं, उसी में से एक मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगता है। ये 12 साल में महाकुंभ आता है इसमें। तो मलखम्ब कहाँ है? मलखम्ब एकेडमी कहाँ है? उज्जैन में है। दोस्तों आज यहीं तक रहेगा। आपको इतना सारा चैप्टर वाइज आपको दिया, आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है आप तो पीडीएफ की उम्मीद मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए तो सबसे बेहतर है। आज यहीं तक रहेगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।